अर्थात आपस में पर इन्होंने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। अभिक्रियाएं कहलाती हैं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, इनका कोई भी प्रकार नहीं है। इस प्रकार हमारे, चलो एक जगह तो शांति मिली, ठीक है। अर्थात पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं अपनी कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? या चारों प्रकार की अभिक्रियाएं करनी है। ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना कि आपको पहले ही देखना है और बाद में देखना है। पहले और बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक और लिख देता हूं, लाओ बताना ये पुनर्विन्यास है कि नहीं है। देखो बताओ पुनर्विन्यास अभिक्रिया है कि नहीं है। पुनर्विन्यास अभिक्रिया है नहीं है मतलब ऐसे पूरी क्लास यार। अरे पुनर्विन्यास है कि नहीं है सर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, वो तो ऊपर जाके NH2 हो गया और ये OH आकर यहाँ जुड़ गया। यही तो है ना भाई। तो ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। देखना सीखो, जरूरी नहीं है हर चमकने वाली चीज सोना हो। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन दिखाई दे, नहीं दिखाई दी ना, ये भी हो गए। तो देखना सीखना, बस यही पूछेगा आपसे ज्यादा कि ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया है या नहीं है। जल्दबाजी में नहीं करना। आइसोमर ही होंगे और क्या। और आइसोमर में भी जहां तक ऊपर वाला चेन है ये पोजिशनल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये आपके अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हो गए, खत्म। अब आप हेडिंग लिखो ऊर्जा चिंतन, एनर्जी कंसिडरेशन, ऊर्जा चिंतन। बेटा यूनिट खत्म होने पे आ रही है, कल यूनिट खत्म हो जाएगी। कल क्या, आज ही खत्म हो जाएगी। टाइम क्या हुआ, आज ही हो जाएगी। हाँ कल हो जाएगी कंफर्म। ऊर्जा चिंतन पढ़ना, दूसरी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी फटाफट जाएगी, एक सप्ताह में दूसरी यूनिट खत्म है। पढ़ो फटाफट, बढ़िया तरीके से याद करो। मास्टर के मुंह से सुनने में ऐसा लगता है सब याद हो रहा है, पर जब खुद का नंबर आता है ना तब पता चलता है बेटा। ठीक है, एक एक लाइन को जब याद करोगे। ऊर्जा चिंतन बार बार याद करना, बार रिपीटेशन। ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आप सबको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी। नाम सुना है आपने, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब मैं आपके सामने बोर्ड पर दो ग्राफ बना रहा हूं, एक ऊष्माक्षेपी का और ऊष्माशोषी का। देखो यहां पर मैंने इस जगह क्या ले लिया, मैंने ऊर्जा ले ली है इस ग्राफ में, यहाँ एनर्जी ले ली है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बेटा, अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। सेम यहाँ पर एनर्जी ले ली और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले ली। देखो सुनो, अभिक्रिया करने से पहले, अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक अणुओं की कुछ ना कुछ ऊर्जा तो पहले से ही होती है। भाई मैंने और बढ़ गई, लेकिन खाना खाने से पहले मुझ में कुछ ना कुछ ऊर्जा तो थी ना। समझ में आ गई? उसी प्रकार अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक अणुओं के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा तो पहले से ही होती है। इस ऊर्जा को बेटा औसत ऊर्जा कहते हैं, और औसत ऊर्जा को EAV के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज। किसी को अभिक्रिया, कभी भी अभिक्रिया जीरो से शुरू नहीं होती। अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक अणु कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। ऊर्जा को क्या कहते हैं, औसत ऊर्जा कहते हैं। औसत ऊर्जा पर अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं, अपन उसे गर्म करते हैं ना नीचे से प्रणाली को, तो अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं, और आपस में टकराने के बाद एक निश्चित ऊर्जा अवरोध को पार करके वे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस ऊर्जा अवरोध को हम क्या कहते हैं बेटा, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सक्रिय का मतलब एक्टिव, एक्टिवेशन जी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर क्या थे आपके अभिकारक थे, और यहाँ पर आपके क्या हो गए, उत्पाद हो गए। अभिकारक और उत्पाद, ये मुझे एक आंसर दो, अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा है या उत्पादों की? अरे मूर्ख, नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो नीचे होगा उसकी ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। भाई देख लो ना ग्राफ में। अरे ग्राफ पढ़ना नहीं आता, यहाँ पर वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे किलो जूल पर मोल है। सपोज दैट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ 2 किलो जूल पर मोल, तो ऊपर जाने पर कम हो रही है कि बढ़ रही है? तो किसकी ऊर्जा ज्यादा है? अब ग्राफ पढ़ना तो बेटा शायद 9th 10th में ही सिखा देते हैं,
फर्स्ट ईयर में मैथ वालों से उम्मीद की जाए कि उन्हें ग्राफ पढ़ना सिखाया जाए, तो ये तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। समझ में आ गई बात? किसकी ऊर्जा ज्यादा है, अभिकारक की या उत्पाद की? अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है और उत्पाद की ऊर्जा क्या है, कम है। जब अभिकारक किसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में, तो उसकी ऊर्जा कम हो रही है। ऊर्जा कम कब होगी, जब वो अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकाल देगा या ऊर्जा को अवशोषित करेगा। बाहर निकाल देगा भाई, ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ऊर्जा क्या क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बताओ ये ग्राफ किसका है, ऊष्मा शोषी का या ऊष्मा छेपी का? समझ में आ गया? अब सुनो, ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की ऊर्जा तो ज्यादा होती है और उत्पादों की ऊर्जा कम होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर? फिर अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक अणुओं की कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, जिसे औसत ऊर्जा कहते हैं। अभिक्रिया करते समय अभिकारक अणुओं को एक निश्चित ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है, इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा, औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा, इन दोनों के योग को, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ऊर्जा टोटल, यहां से लेके यहां तक की ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है, जिसे ई न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बस हो गया खत्म। पेपर में यही सारी परिभाषाएं लिखने को आती हैं, लिख देना आप। औसत ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आ जाओ दूसरे ग्राफ पे। वही यहाँ पर मैंने ले लिया एनर्जी और यहाँ पर अभिक्रिया निर्देशांक। कोई भी अभिक्रिया जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगी। यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा बताओ फटाफट। ईएवी औसत ऊर्जा, ये कौन सी हो जाएगी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को ईए के द्वारा, सम ऑफ एवरेज एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का सम क्या कहलाता है, दहली ऊर्जा, जैसे ई न्यू के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है। जब अभिकारक की ऊर्जा कम है और उत्पाद की ऊर्जा है ज्यादा, तो अभिकारक ने ऊर्जा को क्या किया होगा, अवशोषित किया होगा। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। वेरी गुड। यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। ये लो, खत्म कहानी, ऊर्जा चिंतन पूरा। समझ में आ गई बात? दो प्रकार ग्राफ में, पेपर में आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। आप ग्राफ बना के आओगे, पूरे नंबर टिका देगा वो आपको। ठीक है, बना लो फटाफट। ऊर्जा चिंतन पूरा हो गया। ठीक है बेटा, अब आपके शुरू करता हूं मैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्या होते हैं, जो अभिक्रिया बनते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मध्यवर्ती। एक बना लो, दूसरा तो अपने आप बना लेना, दोनों को देख देख के बना रहे हो और समझ में आ जाए तो बोर्ड पे मत देखा करो। मध्यवर्ती वो होते हैं जो अभिक्रियाएं किस में बनते हैं, मध्य में बनते हैं। तो टोटल मध्यवर्ती हैं 8 प्रकार के। 8 में से आपके सिलेबस में 6 प्रकार के, 6 में से 3 प्रकार के मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब बचे कौन से आपके, केवल और केवल 3। मध्यवर्ती इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती 6 प्रकार के हैं आपके सिलेबस में, टोटल है 8 प्रकार के। पहला है मुक्त मूलक, पढ़ चुके हैं पूरा। दूसरा है कार्बो कैटायन, पढ़ चुके हैं पूरा। तीसरा है कार्बो एनायन, पढ़ चुके हैं पूरा। चौथा है कार्बीन, पांचवा है नाइट्रीन, छठवां है बेंजाइन, ये आपके सिलेबस में। सातवां है येलाइट्स, ये सेकंड ईयर में है। आठवां है इनामीन्स, ये है बेटा एमएससी में। तो आपको 3 पढ़ने हैं, कौन कौन से, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। अब देखो बोर्ड पे बेटा फटाफट क्या होते हैं ये सब। देखो कार्बीन, कार्बन की एक ऐसी, राइमर टीमान अभिक्रिया पड़ी थी,
पिछली साल आपने पढ़ी होगी रायमर टीमान अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से या फिर क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। या फिर आपने पढ़ी होगी जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराते हैं बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं KOH की उपस्थिति में, तो उत्पाद के रूप में सैलिसिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कौन सी थी, रायमर टीमान अभिक्रिया। रायमर टीमान अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बीन का निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक की बात? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कार्बीन, ध्यान से समझना। कार्बीन कार्बन की एक ऐसी प्रजाति है, कार्बीन कार्बन की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कार्बीन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बीन कार्बन की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बीन में कार्बन की संयोजकता 2 होती है। क्लियर है यहां तक की बात? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, लेकिन कार्बीन में कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 2। फिर देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। कार्बीन में कुल मिलाकर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो आपस में बंध बनाते हैं, जिनके कारण संयोजकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? और ये कौन से इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ये क्या कहलाते हैं, अबंधी इलेक्ट्रॉन। इन अबंधी इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कार्बीन 2 प्रकार की होती है। इनके आधार पर अबंधी ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो युग्मित अवस्था में रह सकते हैं, युग्मित का मतलब दोनों कैसे रहेंगे, एक साथ रहेंगे इस तरीके से, या फिर दोनों कैसे रह सकते हैं, अयुग्मित अवस्था में रह सकते हैं। अयुग्मित में कैसे रहेंगे, इस तरीके से, दोनों अलग अलग हैं और दोनों का चक्रण क्या है, एक दूसरे के समान है। यहाँ पर दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत है, एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सुनो बेटा, जब दोनों युग्मित अवस्था में रहते हैं तो इस समय बनने वाली कार्बीन को सिंगलेट कार्बीन कहते हैं, और जब दोनों का चक्रण एक साथ होता है तो इंग्लिश में नाम है, तो उससे बनने वाली कार्बीन को ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? सिंगलेट कार्बीन को याद रखना है, ये तो अब आपको, सिंगलेट कार्बीन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। ट्रिपलेट कार्बीन का संकरण sp होता है। sp2 संकरण का मतलब है इस संकरण में एक s कक्षक, एक px कक्षक और एक py कक्षक भाग लेते हैं, अर्थात 3 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। अर्थात आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। ये देखो इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो ये आ गए। शेष बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में, युग्मित अवस्था में। क्लियर है यहां तक की बात? एक के लिए वैल्यू कितनी होती है, +12, और एक के लिए वैल्यू -12। आपको सबको पता है क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, n l m और s। s क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में बताती है कि क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज। और आपको देख के पता चल रहा है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक के लिए +12 और एक के लिए -12। +12 -12 को कैंसिल कर देगा, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एस के इस मान को, एक सूत्र जो आपको याद रखना है, 3rd ईयर तक काम आता है, चक्रण बहुपता का सूत्र होता है 2s + 1। 2 × एस की वैल्यू क्या है, 0 + 1, कितना आया बेटा, 2 × 0 0 + 1 1, और 1 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, सिंगलेट। सो दिस कार्बीन विल बी नोन एज सिंगलेट कार्बीन। क्लियर है यहां तक की बात? दूसरा कौन सा है, ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन का संकरण कौन सा होता है, sp। sp संकरण की आकृति कैसी होती है, रेखीय। ये देखो रेखीय आकृति आ गई। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बंदी हैं, बॉन्डेड हैं, 1 2 3 4। sp संकरण में कौन भाग लेता है, एक तो s कक्षक और एक pz कक्षक। बच गए कौन कौन से, px और py। ये हो गया आपका px कक्षक और ये हो गया py कक्षक। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अभी वो बताया तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, अयुग्मित रहते हैं। इसका चक्रण +12, इसका चक्रण +12 +12 +12 1 s बराबर क्या आ गया, 1। s के इस मान को चक्रण बहुपता के सूत्र में रखने पर, चक्रण बहुपता का सूत्र क्या है, 2s + 1, 2 × 1 + 1, कितना आ गया, 3। और 3 को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रिपलेट।
सो दिस कार्बिन विल बी नोन एज ट्रिपलेट कार्बिन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो ध्यान रखना है बेटा आपको, कार्बिन, ये आपका कार्बिन पूरा हुआ। कार्बिन के बाद नेक्स्ट कौन सा है आपका? नाइट्रीन। कार्बिन के बाद नेक्स्ट कौन सा है? नाइट्रीन। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सी अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है? कार्बिन का। जैसे अभी अभी बताई थी कौन सी अभिक्रिया? राइमर टीमान अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक? राइमर टीमान अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में कौन बनता है? जैसे देखो कैसे बनता है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3। राइमर टीमान अभिक्रिया में किसको लेते हैं? अब देखो ये 12th क्लास में थी रिएक्शन, आपको याद नहीं है ना, तो ये किसकी समस्या है? कह दो आपकी। देखो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म पे किसकी अभिक्रिया कराता हूं मैं? KOH की। देखना क्लोरोफॉर्म को कैसे लिख रहा हूं, एक हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन, यही तो है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। यहाँ पर क्या है बेटा इसमें? KOH, KOH का OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ले जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर। यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या निकाल लेंगे? -H2O। क्या बनेगा? कार्बन नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लियर है यहाँ तक की बात? अगली स्टेप में क्या होता है, यहाँ से ये क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। ये लो, ये बन गई, ये बन गई कार्बीन। इस कार्बीन का नाम है, कितने क्लोरीन है? 2, डाई क्लोरोकार्बीन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से अभिक्रिया बनती है। फिर ये CCl2 अटैक करता है प्रोडक्ट पे, फिर उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। कर लोगे आसानी से? ठीक है, ये इसके साथ ही आपकी कौन पूरी हुई? कार्बन। जैसे कि बेटा देखो एक और बताता हूँ, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आपने इस पे लिख दिया H न्यू। जैसे ही H न्यू लिखा या हाई टेम्परेचर लिखा या पेरोक्साइड लिखा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कौन सा बंध विखंडन होगा? समांश बंध। बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब दिया करो ना, समांश बंध विखंडन होगा। समांश बंध विखंडन के द्वारा क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। सिग्मा और पाई में पहले कौन सा टूटेगा? बहुत गजब, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। देखो क्या कंडीशन आएगी, एक इलेक्ट्रॉन CH2, एक इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O। फिर से सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश दूसरे बंध का भी समांश बंध विखंडन कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या बन गया? CH2 बन गई कार्बन। बस ये हो गई आपकी कार्बीन पूरी। पढ़ना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत आए तो पूछना। कार्बीन के बाद नेक्स्ट कौन सी लेता हूं मैं आपके आगे? नाइट्रीन लेता हूं। जिसको कार्बीन समझ में आ गई उसको नाइट्रीन भी समझ में आ जाएगी। केवल इतना अंतर है, कार्बीन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, और नाइट्रीन में नाइट्रोजन की संयोजकता 1 होती है। सामान्यतः ये 3 होती है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? लेकिन नाइट्रीन में कितनी हो जाती है? 1। देखो ध्यान से देखना, ये है नाइट्रीन। नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कार्बीन के समान 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे? 1 2 3 4 5 6। लेकिन कार्बीन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? कार्बीन में कार्बन की संयोजकता होती है केवल और केवल 2, जबकि नाइट्रीन में नाइट्रोजन की संयोजकता है 1। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो बंद ही होते हैं, समझ में आ गए? बंद बना के रखते हैं। जबकि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, ये हमेशा किस अवस्था में रहेंगे? युग्मित अवस्था में रहेंगे, पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे हमेशा इस तरीके से। जबकि ये दो इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के आधार पर नाइट्रीन 2 प्रकार की होती है। या तो कौन सी? सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट में दोनों कैसे रहेंगे? युग्मित की तरह रहेंगे। और एक होता है ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट में कैसे रहेंगे? अयुग्मित के रूप में रहेंगे। सिंगलेट कार्बीन और सिंगलेट नाइट्रीन दोनों का संकरण sp2। ट्रिपलेट कार्बीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन दोनों का संकरण sp। sp2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन 1 2 और 3। 2 तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये लो। 2 हमेशा युग्मित रहती हैं, ये लो। और इस सिंगलेट में दोनों कैसे हैं? युग्मित। इनको देखो, ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। एस के इस मान को चक्रण बहुपता के सूत्र में रखने पर कितना आया बेटा? 1। और 1 अर्थात सेम है दोनों, कोई अंतर नहीं है दोनों में। sp का मतलब है नाइट्रोजन 1 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये हमेशा युग्मित अवस्था में रहते हैं। एक असंकरित, ये दूसरा असंकरित, 1 और 1 2। प्लस हाफ 1। एस के इस मान को चक्रण बहुपता के सूत्र में रखने पर 2 इंटू
कार्बीन से एक क्लोरीन कैसे निकलेगा अभी बताता हूँ बेटा, है ना, रुको एक सेकंड। 2s + 1, 2 × 1 + 1 कितना आ गया 3, 3 का मतलब क्या है ट्रिपलेट। देखो ये कंडीशन थी C क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे, क्लोरीन पर, इसीलिए ये निकल जाता है। और इस तरीके ये क्या हो गई आपकी नाइट्रीन हो गई। अब नाइट्रीन को देख लेना, ये आपने पढ़ी होंगी बेटा, अब कुछ तो ये वाली तो शायद मुश्किल ही पढ़ी होंगी। श्मिट अभिक्रिया पढ़ी थी क्या, पढ़ी होगी आपने 12th क्लास में, श्मिट अभिक्रिया, ठीक है। श्मिट अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, नाइट्रीन का। कार्बेल एमीन अभिक्रिया पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, नाइट्रीन का। जब आप बीएससी पार्ट सेकंड में आओगे ना, वहां एक एक मध्यवर्ती आएगा आपका। अब जिसको फर्स्ट ईयर याद होगी ना ऑर्गेनिक, सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक उसी के समझ में आ सकती है। अगर कोई हवा में ही सोचे ना कि मुझे सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक समझ में आ जाए, कहीं नहीं आएगी। उसके लिए आपको पहले क्या आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक आनी चाहिए। जैसे ये है N3H है, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड को अगर गर्म कर दो तो इसमें से N2 गैस बाहर निकल जाती है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देख लेना इस तरीके से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल है। लास्ट जो है वो है आपका बेंजाइन। बेंजाइन क्या है, बेंजाइन बेंजीन की एक ऐसी प्रजाति है, बेंजीन के पास कितने पाई बंद होते हैं, लेकिन बेंजाइन में कितने पाई बंद होते हैं, 4 पाई बंद होते हैं। समझ में आ गई बात, बेंजाइन में कितने पाई बंद होते हैं, 4। देखो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा होता है, बता सकते हो, बहुत बढ़िया भाई, सिग्मा बंधों गिन लो, हर के पास एक हाइड्रोजन नहीं है क्या, C6H6 यही तो होती है बेंजीन। देखो एक सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध और 3, और 3 सिग्मा बंध का मतलब क्या होगा मैडम, एक मिनट रुकना, 3 का मतलब क्या होता है, sp2, क्या संकरण होता है, sp2। देखो ध्यान से देखना, ये बेंजीन है, एक येरा और एक येरा, इनसे किसने संकरण कर रखा है, हाइड्रोजन ने। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दूं, तो हाइड्रोजन निकल गया, मतलब मैंने एक गोला क्यों बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 और s कक्षक की आकृति, इसीलिए गोलाकार बनाए, क्योंकि इससे कौन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन। ऐसे नहीं मन कर रहा था तो गोलाकार बना दिए, हर चीज के पीछे रीजन है। यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में बिना रीजन के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और जहाँ रीजन नहीं लगता है वहां पर अपवाद बोलते हैं, और अपवाद ये मान लो कि बिल्कुल नहीं होते, कहने की बात है। अब देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गए, हाइड्रोजन निकलने के बाद ये रिक्त हो गया और ये रिक्त हो गया, H2 निकल गए, मतलब ये गोल वाले कक्षक निकल गए। भाई बंद बनाने में कक्षक भाग लेते हैं, कक्षकों का अतिव्यापन होता है आपस में, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ये बन गए, ये बनने के बाद ये क्या करते हैं बेटा, आपस में ये वाला और ये दोनों कक्षक ही आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप बेंजीन में चौथा बंध बन जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बेंजाइन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार बेटा आपकी यूनिट फर्स्ट का क्या होगा, समापन हुआ। कल स्टार्ट करूंगा यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का नाम है त्रिविम रसायन। ठीक है, क्लास 1 की